दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन को, एक ही प्रॉपर्टी को विक्रेता एक से अधिक लोगों को बेच देता है। ये कैसे हो सकता है? कभी आपने सोचा कि ये होता कैसे है? आखिर विक्रेता ऐसा कर क्यों लेता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा उसको करने के लिए हम और आप ही जो है मौका देते हैं। हमारी और आपकी एक छोटी सी गलती के कारण जो है विक्रेता उसी ज़मीन को बार बार बेचता है। तो इससे हम कैसे बचेंगे? कैसे हम जो है उस ज़मीन को सिक्योर कर लेंगे खरीदने के बाद कि वो ज़मीन को दोबारा बेचने की हिम्मत नहीं कर पाएगा? समझ रहे हैं? तो इसका क्या प्रोसेस है? किस तरह से हम जो है इस पे रोक लगा सकते हैं? आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि भाई देखिए क्या है कि आप लोग अपनी मेहनत की कमाई से आने वाले टाइम में, या हो सकता है आप प्लान कर रहे हो कि कहीं ज़मीन खरीदे, कहीं प्रॉपर्टी खरीदे, है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उस ज़मीन या प्रॉपर्टी का जो है तहकीकात करेंगे कि वो ज़मीन लीगल है, इलीगल है ना? जो बेच रहा है क्या वो उसके नाम पे भी है या नहीं है? और ये भी देखना है कि क्या वो पहले से बिका हुआ तो नहीं है। तो ये सब बातें जानने के लिए जो है हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि आखिर क्यों, किस तरह से, किस वजह से जो है विक्रेता एक ज़मीन को एक से अधिक लोगों में बेच देता है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण ब्लैस से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरा प्रोसेस विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज़मीन खरीद बिक्री का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स है ना? कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन हम खरीदते हैं तो उसका स्टेप्स क्या है, क्योंकि देखिए ये हमें पता नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये स्टेप पता नहीं है, ये प्रोसेस पता नहीं है, और यहीं पे वो गलती कर देता है और इस तरह की समस्याएं आ जाती है। देखिए मान लीजिए जैसे कि एक राम है और राम के पास एक एक एकड़ की ज़मीन है मान लीजिए, और एक श्याम है। राम और श्याम के बीच में समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई श्याम जो है राम की ज़मीन को 10 लाख रुपए में खरीद लेगा, है ना? ये एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। अब एग्रीमेंट में क्या है कि श्याम जो है राम के ज़मीन का 10% वैल्यू जो है एज अ बयाना, एज अ टोकन मनी उसको दे रहा है, और साथ ही साथ जो है वो ये भी कह रहा है कि बाकी का जो 90% वैल्यू है वो रजिस्ट्री के टाइम में देगा। तो ये क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है उसको जो है ना कागजी रूप दिया जाता है, और एक स्टैम्प पेपर पे जो है इस एग्रीमेंट को तैयार किया जाता है। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस एग्रीमेंट को पढ़ते ही नहीं है। एग्रीमेंट में भाई बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है और हमें आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। वो लिखा क्यों रहता है? पढ़ने के लिए तो लिखा है, हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे क्या कुछ इसमें गलत तो नहीं लिखा हुआ है। आपको मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ कि उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहता है। ये समझिए, देखिए जैसे कि श्याम ने जो है 10% बयाना उनको दे दिया, तो उसमें लिखा रहेगा कि 10% बयाना जो है एज अ टोकन मनी राम को पे किया गया है। ठीक है, किस माध्यम से? ऑनलाइन पे किया, है ना? नेट बैंकिंग के थ्रू पे किया, या फिर फ़ोन पे के थ्रू पे किया, गूगल पे से किया, कैश में दिया, चेक में दिया, ये पूरा डिटेल विस्तार से उसमें लिखा रहेगा। साथ ही साथ जो रेस्ट अमाउंट है 90%, जो बाकी का वैल्यू है वो रजिस्ट्री के टाइम पे आप उनको पे करेंगे, इसके बारे में भी ब्यौरा दिया रहेगा। प्रॉपर्टी का क्या लोकेशन है, कहाँ लोकेटेड है प्रॉपर्टी, उसका ब्यौरा उसमें डाला रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी लिखा होता है। चलिए, कई बार होता है कि जैसे श्याम ने ज़मीन को बुक कर लिया, है ना? राम का ज़मीन का बयाना दे दिया, एग्रीमेंट तैयार हो गया। कुछ टाइम बाद 4 दिन 5 दिन जब जो है श्याम तहकीकात करता है ज़मीन का, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि पाता है कि यार इस पे तो याचिका दर्ज है ना? पाता है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन करने पे जो है अड़ोस पड़ोस के लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना? बहुत तरह की जो है ना प्रॉब्लम जनरेट कर देता है। तो कुछ भी कारण ऐसा होता है, और श्याम को मन है कि भाई हम इस ज़मीन को नहीं खरीदेंगे क्योंकि इस ज़मीन में है प्रॉब्लम। तो श्याम जो है
एक कारण दे के जो है बोल सकता है कि भाई मुझे ये ज़मीन नहीं खरीदना है आपसे, क्योंकि इस ज़मीन में लफड़ा है, आप मुझे मेरा बयाना वापस कर दे। इस केस में जो है राम को जो है श्याम को ज़मीन वो जो बयाना अमाउंट है वो वापस करना पड़ेगा। दूसरे केस में ये होता है कि राम खुद उस ज़मीन को नहीं बेचना चाहता। कुछ दिन बाद बयाना लेने के 5-6 दिन बाद ऐसा होता है कि कोई और आ गया और उसको ज़्यादा वैल्यू में ख़रीद रहा है, तो ऑब्वियसली राम जो है श्याम को ज़मीन देगा नहीं, वो तो किसी और को ही ज़मीन देगा जो ज़्यादा वैल्यू के है दे रहा है उसको। तो वो क्या करेगा, भाई मुझे ऐसा है श्याम, मैं ज़मीन नहीं बेचूंगा। तो इस केस में कानून ये है कि अगर विक्रेता मना करता है, बाद में एग्रीमेंट के बाद में विक्रेता मना करता है ज़मीन बेचने से, तो विक्रेता को जितनी वैल्यू क्रेता ने एज अ टोकन मनी दिया है उसका डबल जो है क्रेता को चुकाना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपया क्रेता ने विक्रेता को एज अ टोकन मनी दिया है, तो विक्रेता को क्रेता को जो है 2 लाख रुपये चुकाना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट में लिखा होता है, इस चीज़ को आप पढ़िएगा, समझ रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया एग्रीमेंट की बात। एग्रीमेंट के बाद का अगला प्रोसेस होता है रजिस्ट्री। ठीक है, देखिए रजिस्ट्री और म्यूटेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई रजिस्ट्री म्यूटेशन एक ही चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की अलग अलग अहमियत है, समझ रहे हैं। रजिस्ट्री जिसको हम लोग केवाला बोलते हैं, म्यूटेशन जिसको हम दाखिल खारिज कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। कई लोग क्या करता है, रजिस्ट्री करा लेता है ना, केवाला करा लेता है, उसके बाद कहता है यार कौन म्यूटेशन कराएगा, दाखिल खारिज कौन कराएगा, इसमें तो खर्चे लगते हैं। रजिस्ट्री में देखो मेरा नाम चढ़ गया तो ज़मीन का मालिक तो मैं ही हो गया, और वो शांति से कान में तेल लेके सो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर देता है वो। भाई देखो, रजिस्ट्री करा तो लेते हैं आप, लेकिन रजिस्ट्री के बाद भी वो ज़मीन आपके नाम पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो ज़मीन रजिस्ट्री के बाद भी जो है विक्रेता के नाम रिफ्लेक्ट होता है, समझिए इस बात को। रजिस्ट्री करने के बाद भी वो ज़मीन विक्रेता के नाम पे ही रिफ्लेक्ट करेगा ऑनलाइन, और विक्रेता उसका मालगुजारी टैक्स भर सकता है, और वो भरेगा, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए विक्रेता शाना है, समझ रहे हैं ना, विक्रेता यहाँ पे शाना है, चालाक है, बेईमान टाइप का है ना। राम जो है बेईमान टाइप का आदमी है। राम ने क्या करा कि भाई ऐसा है, श्याम ने तो ज़मीन ले लिया, रजिस्ट्री भी करा लिया, और वो शांति से बैठ गया। ज़मीन तो अभी भी मेरे नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं मालगुजारी भर ही रहा हूँ। 10 साल बाद राम के दिमाग में बेईमानी का बीज उबन पड़ा, निकल पड़ा, और राम ने सोचा कि चलो अब ज़मीन को किसी और को बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। और राम ने क्या किया, उस ज़मीन को, सेम उसी ज़मीन को मोहन को बेच दिया। मोहन निकला चालाक। मोहन ने क्या किया, उस ज़मीन को खरीदा, और ख़रीदने के बाद जो है एग्रीमेंट रजिस्ट्री कराने के बाद जो है तुरंत म्यूटेशन के लिए फ़ाइल कर दिया। भैया ऐसा है, तुरंत हाथों हाथ सारे काम हो जाने चाहिए। एग्रीमेंट बना, रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन करा दिया, और वो ज़मीन जो है अब सीधा राम से जो है ट्रांसफ़र होकर मोहन के नाम आ गया। हो गई प्रॉब्लम। अब मोहन भी दावा करने पहुंच गया और श्याम भी दावा करने पहुंच गया। श्याम कहता है भाई ज़मीन को तो मैंने 10 साल पहले ख़रीदा है। मोहन कहता है भाई मैंने अभी ज़मीन खरीदा, देख मेरे पास पूरी कागजात है, तुम अपनी कागजात दिखाओ। वो रजिस्ट्री दिखा रहा है, और ये म्यूटेशन और रजिस्ट्री दोनों दिखा रहा है। पहलू किसका भारी है, मोहन का, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे केस में श्याम के पास ऑप्शन है, श्याम अंचलाधिकारी के पास अंचल में जाके इसके ऊपर याचिका दर्ज करा सकता है कि महाशय ये ज़मीन 10 साल पहले हमने खरीदी है, और 10 साल बाद जो है ये ज़मीन जो है विक्रेता मतलब कि राम ने मोहन को बेच दिया है, कृपया करके इसके म्यूटेशन कार्रवाई को जो है स्थगित किया जाए, इस पर रोक लगाया जाए, इस पर तहकीकात किया जाए। ऐसा एक याचिका दर्ज कर सकता है वो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि देखो, हम सभी जानते हैं, हम आप सब जानते हैं, ज़मीन विवाद का जो केस होता है वो 1-2 दिन या 1 महीने साल भर में सॉर्ट आउट नहीं होता है। ज़मीनी केस जो है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक चलता रहता है। अब आप खुद सोचिए, जो ज़मीन 10 लाख की आप खरीदे हैं, उस ज़मीन पे केस लड़ते लड़ते आपको 10 से कितना लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, आप रोड पे आ जाएंगे। तो ऐसी गलती हमें करना ही क्यों है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमें जो है फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से जो है परेशानियों का सामना करना पड़े। भाई इतना लाख रुपए खर्चा करके जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो भाई म्यूटेशन भी करा ले, थोड़ा सा अमाउंट पे करके।
उस थोड़े से पैसे के लिए आप आगे चल के क्यों बर्बाद होना चाहते हैं? समझ रहे हैं ना? तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। म्यूटेशन, दाखिल खारिज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बार बार इस बात को समझा रहा हूँ। देखिए दाखिल खारिज नाम से जो है ना इसका अर्थ क्लियर होता है। जो ज़मीन आप खरीदते हैं ना, उस ज़मीन से विक्रेता के नाम को खारिज कर देता है और क्रेता के नाम को जो है दाखिल कर देता है। इसी को तो दाखिल खारिज कहा जाता है। तो जब तक भाई दाखिल खारिज आप नहीं करावेंगे तब तक वो ज़मीन आपके नाम तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। आप फ्यूचर में कभी भी आप म्यूटेशन नहीं कराते ना, रजिस्ट्री करा लेते हैं, फ्यूचर में कभी भी उस ज़मीन को आप खाता नंबर, खसरा नंबर से जो है आप सर्च करते हैं या बाय नाम भी सर्च करते हैं ना, आप अपने नाम से सर्च करेंगे तो 110% वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, मिलेगा ही नहीं। आप खाता नंबर, खसरा नंबर से उस ज़मीन को सर्च करके देख लीजिए, वो आपके नाम नहीं दिखेगा, वो विक्रेता के नाम पे ही रिफ्लेक्ट करता रहेगा। आप चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद भी सर्च करेंगे, वो विक्रेता के नाम पे ही दिखता रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी मन में कि यार इतने लाख रुपए खर्च करके मैंने ज़मीन खरीदा है, रजिस्ट्री में मेरा नाम दिखा रहा है लेकिन ऑनलाइन तो दिखा ही नहीं रहा है। यही कारण है, जब आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो यही कारण है जो आपका नाम रिफ्लेक्ट नहीं होता। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नाम नहीं दिख रहा है, मैंने ज़मीन खरीदा है, रजिस्ट्री करा रखा है, लेकिन मेरे नाम से ज़मीन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे नाम से ज़मीन मिल ही नहीं रहा है। यही कारण तो है जो ज़मीन आपको नहीं दिखता है। तो ऐसी गलती नहीं करना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपको मन में डाउट है, आपके मन में डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।